कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। बहुत ही प्यारे प्रश्नों की सीरीज़ है दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन न रुकने पाए। दोस्तों, हमारा हर प्रयास रहता है कि हम आपके बीच में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला करके डिस्कशन करें, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस वे में, यानी किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से प्रश्नों को समझना है और पढ़ना है। कोई भी प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न किस पार्ट से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक है जो सिलेक्टिव होता है, कौन कौन सा टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ऐसे ही टॉपिकों पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं दोस्तों, तो अंदर से कुछ और अच्छा करने का दिल करता है दोस्तों। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चल रहा है, जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। प्रश्न समझ में आए दोस्तों? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपका विकल्प है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और शारदा लिपि। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, विकल्पों को ध्यान से देखते हुए उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? दोस्तों, अधिकांश भारतीय भाषाओं की जो लिपियों का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ये जो ब्राह्मी लिपि है भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडो आर्यन, द्रविड़ियन और अन्य भाषा परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा होती है दोस्तों, जिसमें हिंदी की देवनागरी लिपि भी शामिल है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से इसका सही उत्तर क्या होगा कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? बात समझ में आ रही दोस्तों? इनमें से कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपकी विकल्प हैं ब्रजभाषा, पाली भाषा, खड़ी बोली और प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की माफ़ कीजिएगा अपभ्रंश है? क्या है? अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नों को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिल सकता है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। इसीलिए हम ऐसी कॉमन वीडियो बनाते हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जो भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, आपका विकल्प क्या है? ब्रजभाषा, पाली, खड़ी बोली, प्राकृत। तो वो है पाली भाषा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पाली भाषा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ से क्या देखा कि कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वो है पाली भाषा दोस्तों। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो बी विकल्प दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि राजभाषा संबंधी जो प्रावधान किया गया है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ए विकल्प है 443 से 135, बी विकल्प है 34 से 315, सी विकल्प है 343 से 351, और डी विकल्प है 334 से 153।
पहले दोस्तों एक बात देखिए कि बाकी के ऑप्शन में आगे पीछे दिया है ना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो वो किया गया है 343 से 351 के बीच में। इसमें किया गया है 343 से 351 के बीच किया गया है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं कि आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन से प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें और रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करें। सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। धीरे धीरे मंजिलों को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते रहिए दोस्तों, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। ए विकल्प है सौराष्ट्री, बी विकल्प है गुरुमुखी, सी विकल्प है ब्राह्मी और डी विकल्प है देवनागरी। आप इसका उत्तर जानते हैं दोस्तों, तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब उत्तर है और बहुत ही शानदार उत्तर है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा को दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बस समझ में आ रही है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। ए विकल्प है मैथिली, बी विकल्प है अवधी, सी विकल्प है मगही और डी विकल्प है भोजपुरी। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। विकल्प एक बार फिर से, मैथिली, अवधी, मगही और भोजपुरी। तो दोस्तों जिस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है वो हिंदी कौन सी है, अवधी। कौन सी हिंदी, अवधी हिंदी। तो क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों, गलत हो जाएंगे, है ना। किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ी होता दोस्तों तो उसका संबंध भी बिहारी हिंदी से नहीं होता है। बस समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। पहले दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। बात समझिए दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। ए विकल्प है खड़ी बोली, बी विकल्प है अवधी, सी विकल्प है ब्रजभाषा और डी विकल्प है देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। आपके विकल्प हैं खड़ी बोली, बी विकल्प है अवधी, सी विकल्प है ब्रजभाषा, डी विकल्प है देवनागरी। तो दोस्तों वर्तमान हिंदी का सबसे जो प्रचलित रूप माना जाता है वो खड़ी बोली है। यह भाषा ऐसी भाषा है जो मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है और इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी का विकास भी माना गया है। तो वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली दोस्तों। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। बात समझिए दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा है जिसका संबंध जो है भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसका संबंध भारूपी परिवार से नहीं है, पर यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन सी भाषा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। विकल्प है हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती। विकल्प है हिंदी, मराठी, मलयालम और गुजराती। तो दोस्तों भारूपी परिवार की भाषा की बात करें तो हिंदी भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, पर मलयालम नहीं है। तो इस लिहाज से आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शानदार प्रश्नों का शानदार उत्तर आपने क्या देखा दोस्तों। इनमें से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो वो है मलयालम। कौन सी भाषा नहीं है, मलयालम। तो सी विकल्प सही हो जाएगा और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगी। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। ए विकल्प है सुनीति कुमार चटर्जी, बी विकल्प है पी सुब्बरोयान,
सी विकल्प है जीबी पंत, डी विकल्प है बीजी खेर। बस में दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ए विकल्प है सुनीति कुमार चटर्जी, बी विकल्प है पी सुब्बो रोयान, बी विकल्प है जीबी पंत, डी विकल्प है बीजी खेर। प्रश्नों को देखिए, विकल्प बहुत ही आसान है दोस्तों, आज उत्तर को पहचानने का प्रयास कीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। कौन थे? बाल गंगाधर खेर, यानी कि बीजी खेर। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात किया जाए दोस्तों, तो और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में, यानी कि खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। कब किया था? 1955 में। याद रखिएगा कब किया था, 1955 में। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इनमें से कौन सी बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ए विकल्प है बांगरू, बी विकल्प है कन्नौजी, सी विकल्प है अवधी भाषा और डी विकल्प है तेलुगु। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनमें से कौन सी बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए विकल्प है बांगरू, बी विकल्प है कन्नौजी, सी विकल्प है अवधी और डी विकल्प है तेलुगु। हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भैया दोस्तों, जो बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है वो है तेलुगु। कौन सी भाषा? कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनमें से कौन सी बोली जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है वो है तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए विकल्प है वर्ण, बी विकल्प है उच्चारण, सी विकल्प है पद और डी विकल्प है शब्द। दोस्तों, ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, जहाँ से आप हर रोज़ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आगे के प्रश्न बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? प्रश्न क्या है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ए विकल्प है गढ़वाली, बी विकल्प है मालवी, सी विकल्प है कन्नौजी और डी विकल्प है मैथिली। बस में दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? आपके विकल्प है गढ़वाली, बी विकल्प है मालवी, सी विकल्प है कन्नौजी और डी विकल्प है मैथिली। तो मेरा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? जो पश्चिमी हिंदी की बोली है वो है कन्नौजी। क्या है? कन्नौजी, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? प्रश्न क्या है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? आपका विकल्प है पैसाची अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और ब्राचड़ अपभ्रंश। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न है कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? आपके विकल्प हैं पैसाची अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और ब्राचड़ अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है पैसाची अपभ्रंश। क्या है? पैसाची अपभ्रंश, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने उत्तर क्या देखा दोस्तों कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये माना जाता है पैसाची अपभ्रंश से
यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? ए विकल्प है त्रिपुरा, बी विकल्प है सिक्किम, सी विकल्प है मेघालय और डी विकल्प है मणिपुर। गारो किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है यूपीएससी के और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में। कहते हैं कि कुछ प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो किस राज्य में बोली जाती है? आपके विकल्प हैं त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। तो पहले दोस्तों गारो जिस राज्य में बोली जाती है वो है मेघालय, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रहें। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? बात समझ में दोस्तों क्या प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेलकर काका कालेलकर और भीमराव अंबेडकर। दोस्तों तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? विकल्प बहुत ही आसान, जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेलकर और भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने संविधान पढ़ रखा है तो उसके ज़रिए से भी आप ये उत्तर आसानी से लगा पाएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ शामिल हैं। ए विकल्प है 26, बी विकल्प है 22, सी विकल्प है 15 और डी विकल्प है 24। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प है 26, 22, 15, 24। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन कौन है? ए विकल्प है अपभ्रंश, बी विकल्प है प्राकृत, सी विकल्प है संस्कृत और डी विकल्प है पाली। बताइए दोस्तों हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? तो पहले दोस्तों हिंदी की आदि जननी जो भाषा है, जो हिंदी की आदि जननी मानी जाती है वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत, यानी सी विकल्प सही होगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए विकल्प है अवधी, बी विकल्प है बुंदेली, सी विकल्प है हरियाणी और डी विकल्प है कौरवी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा?
उत्तर की तरफ चलते हैं कि कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बुंदेली भाषा है, हरियाणवी वो भी है और कौरवी भी है, पर अवधी नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो अवधी नहीं है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो वो है अवधी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? बहुत ही आसान उत्तर, बहुत ही आसान प्रश्न। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो ए विकल्प है 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1948 और 26 जनवरी 1949। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, यानी ए विकल्प सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका विकल्प है उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो दोस्तों द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। कौन सी? कन्नड़। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। उड़िया, बांग्ला, असमिया इसकी उत्तर नहीं। अगला उत्तर क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? बात समझ आए दोस्तों, प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि मेवाती किस वर्ग की बोली है। ए विकल्प है बिहारी, बी विकल्प है राजस्थानी, सी विकल्प है पहाड़ी और डी विकल्प है पश्चिमी हिंदी। बात समझ आ रही है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? आपके विकल्प हैं बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों मेवाती जिस वर्ग की बोली है वो है राजस्थानी, तो यानी बी विकल्प सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली के अंतर्गत नहीं आती है, वो बोली कौन सी है दोस्तों? कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ए विकल्प है बुंदेली, बी विकल्प है अवधी, सी विकल्प है छत्तीसगढ़ी, डी विकल्प है बघेली। तो दोस्तों कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प है बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो वो भाषा है बुंदेली। कौन सी बोली है? बुंदेली। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। बुंदेली का क्षेत्र है। ए विकल्प है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बी विकल्प झांसी, जालौन, दतिया, सी विकल्प है आगरा, मथुरा, भरतपुर और डी विकल्प है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। बस में दोस्तों बुंदेली का क्षेत्र पूछा जा रहा है, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ बुंदेली बोली जाती है। तो भैया दोस्तों बुंदेली जो है वो झांसी में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है, दतिया में बोली जाती है। तो यहाँ से बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और यही आपका सही उत्तर है। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि बुंदेली का क्षेत्र कौन कौन सा है? वो झांसी, जालौन, दतिया, यानी बी विकल्प, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बात समझिए दोस्तों, कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए विकल्प है गुजराती, बी विकल्प है बोडो, सी विकल्प है मिजो और डी विकल्प है मलयालम। बात समझिए दोस्तों, कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शानदार प्रश्नों का शानदार उत्तर दीजिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के द सक्सेस पॉइंट @ चैनल पे ही प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मीजो। कौन सा? मीजो, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? ए विकल्प है बांग्ला, बी विकल्प है मैथिली, सी विकल्प है असमिया और डी विकल्प है खासी। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों।
प्यारे दोस्तों, यहाँ से त्रिपुरा राज्य की जो राजभाषा है वो विकल्प क्या है, बांग्ला, मैथिली, असम या खासी, तो वो बांग्ला, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। बात समझ आ रही प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। ए विकल्प है 2018, बी विकल्प है 2012, सी विकल्प 2019 और डी विकल्प है 2015। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2018, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये था दोस्तों आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार फिर से होगी। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर, सेम टाइमिंग पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।